बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान दो, आज मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो देखो क्या होता है, फिजिकल प्रेजेंस एंड मेंटल प्रेजेंस, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। कभी कभी हो सकता है कि आदमी जो है ना फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली एब्सेंट हो, मेंटली प्रेजेंट ना हो। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि जैसे आप जब जूम सेशन में होते हैं तो आपका जो फोकस होना चाहिए माइंड का, वो मेरे पेन की टिप के साथ होना चाहिए। यानी आप एकदम सिंक करके चलाएं अपने माइंड को कि आपका ब्रेन बिल्कुल वहीं जहां मेरे पेन की टिप। एक बात, पेन की टिप के अलावा ब्रेन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, जहां सर वहां आपका ब्रेन। नंबर 2, हम चाहे कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई सा भी एग्जाम्पल डिस्कस करें, कुछ भी डिस्कस करें, हर क्वेश्चन में एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके बाद में केवल कैलकुलेशन रह जाती है, सवाल सॉल्व हो चुका होता है। तो जो स्टेज ऐसी आती है कि उसके बाद कैलकुलेशन करनी होती है सिर्फ, फिर टीचर की आवश्यकता नहीं रहती, वहाँ आप लोग अपने आप किया करो, अपना किया करो। लेकिन जब तक वो स्टेज पार न हो जाए तब तक आप टीचर के साथ रहा करो और टीचर को चेक किया करो कि सर गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास में है एक, उस एग्जाम्पल को मैं दे के बताता हूँ कि कल जो हम कर रहे थे ना, इसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21, अगर हम ठीक से चीज़ों को पढ़ लेते हैं या पकड़ लेते हैं तो चीज़ें बड़ी छोटी सी हो जाती हैं। जैसे देखो कल जो है इन्होंने जो कनेक्शन किया था सारे इन्होंने पॉइंट ए से किए थे, और पॉइंट ए पता है किस वायर का था? बड़े वाले वायर का। इसका मतलब इन्होंने बोला उल्टा है। ऐसा बहुत बार करते हैं, ये कहानी पूरी बनाते हैं, स्टोरी पूरी बनाते हैं, लेकिन स्टोरी को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। तो इन्होंने पता है क्या किया कि जो है बड़ा वायर ऐसे लगाया और छोटा वायर यहाँ लगाया कल वाला। बड़े वायर का रेजिस्टेंस आपको पता ही है, Z इक्वल टू क्या था? Z नहीं था ना, ये तो बड़े वायर का जो रेजिस्टेंस था उसको आप ध्यान से देखिए। बड़े वायर का रेजिस्टेंस था रो इंटू 2L अपॉन 4πa²। तो ये आ गया था आपका रो L अपॉन 2πa², ये आया था। जो ये छोटा वाला वायर था इसका तो L अपॉन πa² आ गया था। हमने इसको Z मान लिया था कल। क्यों मान लिया था Z? क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा था, तो इतनी सारी चीज़ें लिखने के बजाय एक ही चीज़ लिख दो। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक सेल लिया था और वो सेल ऐसा था EMF E था, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस था इसमें Z/2। ये सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, उसको आप साइड में बना लिया करो हमेशा। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया करो ऐसे, Z/2 इंटरनल रेजिस्टेंस है। इससे क्या होगा, वो हमारी कैलकुलेशन में आ जाएगा। नहीं तो कई बार इंटरनल रेजिस्टेंस को हम भूल जाते हैं। अब देखिए आप, ये आपका हो गया। तो अब अगर हम चेक करते हैं ना इसको, तो इसका करंट बड़े आराम से आ रहा है। देखो आपके पास कितना आसानी से करंट आ रहा है, E Z/2 Z/2 तो 2Z, ये आपके करंट आ गया। अब आप देखो इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, Z प्लस Z/2। तो आपका जो वोल्टेज आएगा ना, वो टोटल करंट इंटू ये, तो देखो E अपॉन 2Z इंटू 3/2Z, तो ये आपका 3/4E आ गया। यानी हमारा फर्स्ट आंसर आ भी गया 19 का। तो थोड़ा सा केवल चेक करने की जरूरत है। इस पॉइंट को इन्होंने A कहा है और इस पॉइंट को हम B कह देते हैं, राइट? ओके। सेकंड इन्होंने किया है कि E/4 का सेल, सॉरी E/2 का सेल। आप देखो अगला वाला सवाल, E/2 का सेल कहाँ कनेक्ट होगा? तो देखो सबसे पहले आप एक काम करें, इस बड़े वाले वायर तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, यहाँ तक का। तो यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो है आपका करंट। आपका कितना है? करंट आपका ये है, तो E अपॉन 2Z, ये तो बड़ा करंट है, I इंटू R, ये आपका Z/2 है। इसका मतलब ये E अपॉन 4 आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। जबकि हमें बैलेंस किसको करना है? E/2 को, तो ये तो E/4 ही हुआ। इसका मतलब यहाँ तक तो E/4 हो गया। अब हमें एक बचा हुआ जो E/4 है। देखो टोटल सेल था E/2, उसमें से E/4 का कार्यक्रम हो चुका। अब E/4 और बैलेंस करना है हमें। तो अब E/4 कहाँ बैलेंस होगा ये देखना है। तो मैंने जब इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला पूरे का, इसका कंप्लीट, तो ये आ गया आपका E/2। कैसे? देखो करंट कितना है? करंट तो इतना ही है और इसका रेजिस्टेंस Z है। तो सोचिए इस वायर का अगर मैं पूरे का ले लेता हूँ, कंप्लीट वायर का ले लेता हूँ, ध्यान दो, छोटे वाले का,
पूरे वायर का ले लेता हूँ, तो ये E/2Z तो इसका करंट है, इंटू Z इसका रेजिस्टेंस है, तो E/2 आया बेटा। इसका मतलब ये होता है कि इस वायर का आधा हिस्सा L/2 वो E/4 होगा, E/4 होगा। यही तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट है कि आप उसको प्रोपोर्शनेट लेके चल सकते हो। अब देखो, इसका मतलब आपकी जो टोटल लेंथ आई ना इसकी बैलेंस की, E/2 के बैलेंस की, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आई, तो ये आपका आ गया 2L प्लस L/2, यानी 5/2L आ गया, राइट। ये तो यहाँ तक का काम बड़े आराम से हो गया। अब हमारे सामने समस्या थी अगली वाली, तो अगला जो क्वेश्चन था ना, उसको देखो क्या है। उस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कलाकारी की है कि एक सेल लगा दिया बड़े वायर के अक्रॉस। तो देखो मैं लगा दे रहा हूँ बिल्कुल वैसा। अब आप जो है ना इसमें देखो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको वहाँ तक की कैलकुलेशन मेरे साथ साथ करनी चाहिए जहाँ तक हम एक स्टेज पर पहुँच जाते हैं। हर क्वेश्चन में वो स्टेज आती है, राइट, और फिर बाद में कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी चाहिए, यानी मेरे ऊपर नज़र रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो आप क्या है, यहाँ से आपका सेल लगा हुआ था जो कि आपका E था और इंटरनल रेजिस्टेंस Z/2 था। ये आपका रेजिस्टेंस Z/2 था, ये आपका रेजिस्टेंस Z था। ये तो एक काम हो गया। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक E/2 सेल लगा दिया, E/2 लगा दिया, E/2 ही लगाया ना, हाँ E/2 ही लगाया है, E/2 लगाया है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्होंने Z/2 लगा दिया। ये लो, अब ये कह रहे हैं आप बताइए यहाँ पर करंट कितना बह रहा है, यहाँ पर करंट कितना बह रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर से करंट I1 ले लेता हूँ, इधर से करंट I2 ले लेता हूँ, करेक्ट। यहाँ से करंट I1 प्लस I2 जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। अब इनके जो है ना आप A B, इसको एक काम करो C रख दो, इसको D रख दो, और इसको F रख दो इसको, ठीक है ना, F रख दो, ठीक है जी, बस खत्म। अब आपको निकालना I2 है, यानी हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस I2 पर है, यानी हम I1 को गायब करवाएंगे, I1 को एलिमिनेट करेंगे जिससे I2 आ जाए। माइंडसेट में पहले ही आ जानी चाहिए ये बात। अब देखो हम चालू कर रहे हैं ACBDA, इधर वाले को तो चालू कर दो जी, A से स्टार्ट कर दो, VA माइनस I1 प्लस I2 इंटू Z/2। अब यहाँ आएगा देखो माइनस, अब यहाँ देखिए आप, ये I1 प्लस I2 आया, इधर से I2 निकल गया आपका, यानी यहाँ I1 आएगा, ये ध्यान रखो आप, यहाँ I1 आएगा, तो माइनस I1 इंटू Z, फिर माइनस I1 इंटू Z/2 प्लस E इक्वल टू VA आ गया। अब जरा आप इसको रीराइट करो, तो ये देखो ये माइनस I1 इंटू Z/2, I1 इंटू Z/2, तो मेरे को लग रहा है ट्वाइस I1Z आ जाएगा, और प्लस I2 इंटू Z/2 आ जाएगा, ये बराबर E आ जाएगा। इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो इस वाले को देखो, ACFA, तो ये आपके पास में फिर देखो वही कार्यक्रम दोबारा से, VA माइनस I1 प्लस I2 इंटू Z/2 है ना, हाँ Z/2। अब आपको इधर आना है, तो ये आएगा माइनस I2 इंटू Z/2 प्लस E/2, इट इज इक्वल टू VA। ये अब देखो, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो आप जरा, ये I2 इंटू Z/2, I2 इंटू Z/2, I2 इंटू Z/2, I2 इंटू Z/2 दो बार आया, तो ये I2 इंटू Z हो जाएगा बेटा, और ये है I1 इंटू Z/2। तो एक काम करिए, आप इसको लिख दीजिए I1 इंटू Z/2 प्लस I2 इंटू Z, इट इज इक्वल टू E/2, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए हमारा डिजायर किसकी है, I2 की है, I1 की डिजायर है ही नहीं हमारे को, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि I1 गायब हो जाए। तो ऐसा करो, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 को जो है ना 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा ये ना I1Z सब्ट्रैक्ट होने की पोजीशन में आ जाएगा, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ट्वाइस I1Z प्लस 4I2Z, इट इज इक्वल टू ट्वाइस E,
ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया, करेक्ट। बस अब आप 1 में से 2 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। या 2 में से 1 को घटा दो, 2 में से 1 को घटाओ जी, 2 में से 1 को घटाइए। तो 2 में से जब आप 1 को घटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका गया और ये आपका 7/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 है और वो आधा है, 4 में से आधा जाता है तो आजकल 3.5 बचते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 7/2 I2 इंटू जेड, 7/2 I2 इंटू जेड बराबर ई आएगा, ये बराबर ई आएगा, करेक्ट। तो अब देखो आपको I2 चाहिए ना, I2 चाहिए, जेड की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, तो आपके पास में I2 आ गया और ये आ गया है 2E/7 इन अपॉन जेड। अब जेड आपका क्या है, जेड है आपका रो L/πa², ये आपका I2 आएगा। चेक करना जरा ये आंसर है क्या, 2πa² E7 रो L है तो सही। आप इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, तो आपको आंसर चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, ये 21 है, 19, 20, 21 है ना। 1 मिनट बेटा, जस्ट अ मोमेंट। अब आप देखो इसमें क्या करना था इस सवाल के अंदर आपको, कि जो इक्वेशन बनी थी ना वहाँ तक मेरे साथ रहना था। उसके बाद जब इक्वेशन बन गई, सॉल्यूशन आप अपनी मर्जी से करो, हम अपनी मर्जी से करेंगे, है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सॉल्यूशन दोनों लोगों को करना चाहिए। 21 का इन्होंने आंसर फर्स्ट दे रखा, यही है, बिल्कुल सही है। तो देखो अब आपको जैसे इस क्वेश्चन को समझो, आपको पता है मेरे साथ कहाँ तक रहना चाहिए था, मेरे साथ आपके ये इक्वेशन तक मेरे साथ रहना चाहिए था और इस इक्वेशन तक मेरे साथ रहना चाहिए था, बस वहाँ मेरे को ध्यान रखो, नहीं तो मैं गलत कर दूंगा तो फिर आपका सारा ही गड़बड़ होगा, आंसर आना नहीं है कहीं भी। फिजिक्स और मैथमेटिक्स सारे, खैर साइंस के सारे ही सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं कि किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को स्पेयर नहीं करते, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, अगर गलती करेगा तो सजा मिलेगी। ये ध्यान रखो, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि मैं गलती करूँगा तो बच जाऊँगा और तुम करोगे तो नहीं बचोगे, ना ना ना, वो तो कोई भी गलती करेगा बचेगा कोई भी नहीं, ठीक है, समझ गए आप। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका माइंड जो है पेन की टिप के साथ सिंक होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, और तब तक होना चाहिए जब तक कि आपके वो स्टेज ना आ जाए कि अब सर से कोई गलती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो तो फिर आप लोग सही कर लोगे ना उसको, ठीक है। नमस्ते। ये एक्चुअल में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था और बाकी तो हमारे जो वीडियो हैं वो आएंगे, ठीक है।